नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक टेरेटोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अर्थात विरूप उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ कारणों से क्या होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान कुछ एरर उत्पन्न हो जाती है और उस एरर से जो बेबी जो जन्म लेता है ना बच्चों, उसके अंदर कुछ एनोमलीज उत्पन्न हो जाती है, कुछ असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी का हाथ ही नहीं होता है, किसी का पैर ही नहीं होता है, कोई अंधा होता है, किसी के 2 आइज़ की जगह एक ही आइज़ होती है, किसी के हार्ट का ही डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, या किसी के लिप्स का ही डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत प्रकार की एनोमलीज उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल एनोमलीज के बारे में, संरचनात्मक असामान्यताओं के बारे में हमने पढ़ा था, जिसे संरचनात्मक असंगतियां भी कहते हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक असंगतियां या फंक्शनल एनोमलीज के बारे में। भ्रूण के विकास के समय कई ऐसी त्रुटियां रह जाती है जिससे सामान्य कार्य करने में कठिनाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सामान्य कार्यों को करने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। कार्यों को प्रभावित करने वाली त्रुटियां क्रियात्मक असंगतियां कहलाती है। आनुवांशिक रोग व उपापचय को प्रभावित करने वाली विरूपता इसी प्रकार के हैं। देखो बच्चों, कार्यात्मक जो असंगतियां हैं या जो फंक्शनल जो एनोमलीज है ना, वो किससे रिलेटेड होती है, उसके द्वारा हो जाते हैं जेनेटिक रोग, और क्या हो जाते हैं, इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म में एरर हो जाता है। एक तो जेनेटिक डिजीज हो जाती है और दूसरा क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म में ही एरर हो जाता है, ठीक है। आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिजीज तो कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म में भी एरर हो जाता है, जैसे एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, बहुत से डिजीज हो जाती है। तो आप देखिए, चयापचय की अंतर्जात विकृति, क्या बोलेंगे इसको, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या है इसकी इंग्लिश, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मनुष्य में चयापचय की अंतर्जात विकृतियों का वर्णन जैव रासायनिक बायोकेमिकल म्यूटेशन के रूप में, जैव रासायनिक उत्परिवर्तनों के रूप में ए गेरर्ड द्वारा 1949 में उनकी पुस्तक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में किया गया था। गेरर्ड ने फिनाइल एलेनिन के पाचन यानी कि उसके डाइजेशन से संबंधित 3 रोगों का वर्णन किया था इस बुक के अंदर। यह ज्ञात किया गया कि अप्रभावी जीन द्वारा यह चयापचयी विकृतियां नियंत्रित की जाती है। अप्रभावी जीनों के द्वारा हो रही है ये, अप्रभावी जीनों की उपस्थिति की वजह से ये मेटाबॉलिज्म में एरर उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया, यह रोग, सबसे पहले नंबर पर अपन कौन सा रोग पढ़ लेते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। बच्चों, कंपटीशन का भी यह क्वेश्चन हो सकता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज के अंदर क्या होता है। यह क्या है बच्चों, यह एक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एरर है। क्या है ये, एक अंतर्जात चयापचयी विकृति है तथा वंशागति प्रदर्शित करती है। अगर किसी के पेरेंट्स को फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो उसकी जो डॉटर्स है, जो उसकी संतान है, उसको भी क्या हो सकता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो सकता है। यह लक्षण अप्रभावी है तथा अप्रभावी जीन स्मॉल pp द्वारा नियंत्रित होता है। अगर 2 स्मॉल pp जीन मौजूद है किसी के शरीर में तो उसे फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग हो जाएगा। इस रोग के प्रभावी जीन उपस्थित होते हैं तो मनुष्य के शरीर में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, जब अकेला पी होता है ना, अकेला पी, तो कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब 2 पी हो जाते हैं, मतलब कि किसी जीन के जब 2 रूप आ जाते हैं ना, या 2 एलील्स आ जाते हैं, यानी कि 2 जब युग्म विकल्पी आ जाते हैं ना, तो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर ये 2 स्मॉल pp द्वारा ये नियंत्रित होता है। जब इस रोग के स्मॉल pp अप्रभावी जीन उपस्थित होते हैं
तो क्या होता है, मनुष्य में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं बन पाता है। अब समझना ध्यान पूर्वक, अब आ रही है इंपॉर्टेंट बात। हमारे शरीर में एक पदार्थ होता है फिनाइल एलेनिन, क्या नाम है, फिनाइल एलेनिन, ठीक है, और एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता रहता है, और टायरोसिन हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पदार्थ है, बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है ये हमारे शरीर के लिए। लेकिन क्या हो, अगर शरीर के अंदर अप्रभावी जीन का जोड़ा उपस्थित है, पेयर में उपस्थित है, स्मॉल पी उपस्थित है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा ही नहीं, जिसके कारण क्या होगा, फिनाइल एलेनिन नाम का पदार्थ टायरोसिन नाम के पदार्थ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बदल नहीं पाएगा। तो क्या होगा, शरीर के अंदर, रक्त के अंदर और मस्तिष्क आदि के अंदर फिनाइल एलेनिन तथा उससे बनने वाले अन्य उत्पाद जैसे फिनाइल पाइरुविक अम्ल, फिनाइल लैक्टिक अम्ल आदि एकत्रित होने लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त फिनाइल एलेनिन मूत्र के माध्यम से भी बाहर उत्सर्जित होने लग जाएगा। इससे पीड़ित जो शिशु होता है, इस डिजीज से ग्रसित जो बेबी है, उसे क्या बोलते हैं, उसे फिनाइल पाइरुविक जड़ बुद्धि यानी कि फिनाइल पाइरुविक इडियट्स भी कहते हैं। वह क्या होता है, मानसिक विकृतियां रखता है, मानसिक रूप से विकृत होता है, क्योंकि बेचारे के मस्तिष्क में तो क्या जम गया, फिनाइल एलेनिन, और उसके पदार्थ जम गए उससे बनने वाले, ठीक है, तो वो थोड़ा सटक गया उसका दिमाग, ठीक है। फिर क्या है, मंदबुद्धिता, क्या है, मंदबुद्धिता, सोचने की क्षमता कम, निर्णय लेने की क्षमता कम, मंदबुद्धि हो जाते हैं, ठीक है, न्यून रक्तता आदि लक्षण प्रदर्शित करते हैं। सेकंड नंबर की कौन सी है, सेकंड नंबर की मेटाबॉलिज्म एरर कौन सी है, एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। चयापचय की या मेटाबॉलिज्म की यह एरर या यह अंतर्जात विकृति भी जेनेटिक दर्शाती है, जेनेटिक होती है, ये भी आनुवांशिकता दर्शाती है, हेरिडिटी दर्शाती है, तथा अप्रभावी जीन स्मॉल ए द्वारा अप्रभाविता का गुण भी प्रकट करती है। ये हो रही है स्मॉल ए के पेयर द्वारा, ठीक है। इस अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत होमोजेंटिसिक अम्ल ऑक्सीडेज का निर्माण रुक जाता है। यह भी एक एंजाइम है, यह भी क्या है, होमोजेंटिसिक अम्ल ऑक्सीडेज भी क्या है, एक एंजाइम है। और ये होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, जो टायरोसिन का जो उत्पाद होता है होमोजेंटिसिक अम्ल, बच्चों फिनाइल एलेनिन से बनता है, फिनाइल एलेनिन को फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बदल देता है टायरोसिन में, और टायरोसिन बदल जाता है होमोजेंटिसिक अम्ल में। किस में बदल जाता है, होमोजेंटिसिक अम्ल में बदल जाता है। एक एंजाइम और है होमोजेंटिसिक अम्ल ऑक्सीडेज, जो कि होमोजेंटिसिक अम्ल को भी किसी अन्य पदार्थ में बदलता है, यानी कि एसिटो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। लेकिन स्मॉल ए अप्रभावी जीनों की उपस्थिति के कारण शरीर में होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो होमोजेंटिसिक अम्ल है वो एसिटो एसिटिक अम्ल में नहीं बदल पाता है, और शरीर के अंदर होमोजेंटिसिक अम्ल इकट्ठा होने लग जाता है। यह होमोजेंटिसिक अम्ल रक्त में इकट्ठा होकर मूत्र के साथ बाहर उत्सर्जित होने लगता है। होमोजेंटिसिक अम्ल युक्त मूत्र वायु के संपर्क में आकर काला हो जाता है, अतः रोगी द्वारा मूत्र उत्सर्जित करते ही वह काला हो जाता है। अतिरिक्त होमोजेंटिसिक अम्ल उपास्थियों के कोलेजन तंतुओं, जानते हो ना आप, उपास्थि कार्टिलेज के कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, उपास्थियों के कोलेजन तंतुओं तथा दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से भी कनेक्ट होकर जो हमारे ईयर्स है, जो हमारी आईज है, उस पर काला रंग बना देते हैं, काला रंग उत्पन्न कर देते हैं। तो एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर क्या हो रहा है, जो होमोजेंटिसिक अम्ल है उसको एसिटो एसिटिक अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम है होमोजेंटिसिक अम्ल ऑक्सीडेज, वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि स्मॉल ए अप्रभावी नाम के जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, होमोजेंटिसिक अम्ल मांसपेशियों में जम जाता है, रक्त, और यहाँ तक कि रक्त के साथ में कहाँ पहुँच जाता है, हमारे किडनी में पहुँच जाता है, किडनी को भी इफेक्टेड करता है, ठीक है, और मूत्र के साथ भी बाहर आता है। तो
जैसे ही मूत्र वायु के संपर्क में आता है मूत्र काला हो जाता है। अगला रोग कौन सा है बच्चों? अगला जो हमारी डिजीज है वो है सूरजमुखीता या एल्बिनिज्म। कौन सी है? सूरजमुखीता या एल्बिनिज्म। इस जेनेटिक डिजीज में जो स्किन है, हेयर है और जो आईज है पर मिलेनिन जो पिगमेंट है, जो मिलेनिन जो वर्णक है वो एब्सेंट रहता है, उसका अभाव रहता है। ऐसे रोगी प्राय सफ़ेद पीले होते हैं। कैसे होते हैं ये? वाइट येलोविश होते हैं। कैसे होते हैं? वाइट येलोविश कलर के होते हैं तथा इनके हेयर एंड आईज भी क्या होती है? ब्राउन हो जाती है। ये सूरजमुखी कहे जाते हैं तथा प्रकाश के प्रति क्या होते हैं? क्या होते हैं? मोर सेंसिटिव होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। यह चयापचय की अंतर्जात विकृति है जो किसके द्वारा हो रही है? किसके द्वारा हो रही है? दो अप्रभावी युग्म विकल्पी जीन स्मॉल सी द्वारा नियंत्रित हो रही है, जो कि अप्रभावी जीन स्मॉल सी द्वारा नियंत्रित हो रही है। क्या हो रहा है सूरजमुखीता या एल्बिनिज्म के अंदर? मिलेनिन जो पिगमेंट है, मिलेनिन जो वर्णक है ना, वो नहीं बन पाता, उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है? त्वचा, बाल, आंखें क्या हो जाती है? पीली पीली सी, सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है। और आंखें क्या हो जाती है? आंखें व उसके बाल वगैरह क्या हो जाते हैं? भूरे भूरे से हो जाते हैं। धूप में ये देख नहीं पाते हैं ठीक से, प्रकाश के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर इनको धूप में ले जाके खड़ा कर दो तो पीड़ा होने लग जाती है। ठीक है। इसके अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण टायरोसिनेज नामक एंजाइम उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिससे टायरोसिन को मिलेनिन वर्णक में बदलने की क्रिया रुक जाती है। एक एंजाइम होता है, क्या होता है? एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलएलेनिन। क्या होता है? एक एंजाइम होता है अपना डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलएलेनिन। और ये डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलएलेनिन एंजाइम क्या करता है? ये जो टायरोसिन है उसको मिलेनिन में बदलता है। अब क्या हो? स्मॉल सी जो अप्रभावी जीन है उसकी वजह से क्या होता है? ये बन ही नहीं पाता है। जो ये डाईहाइड्रोक्सी जो फिनाइलएलेनिन है, जो डाईहाइड्रोक्सी जो फिनाइलएलेनिन है, ये एंजाइम बन ही नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है? टायरोसिन जो पदार्थ है वो मिलेनिन पिगमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मिलेनिन की कमी से क्या हो जाती है? स्किन, बाल और आंखें वगैरह ये कैसी हो जाती है? ब्राउन ब्राउन, वाइट, येलोविश हो जाती है। फिर अब अगला रोग कौन सा है बच्चों? अगला रोग है दाब कोशिका अरक्तता, सीकल सेल एनीमिया। कौन सा है? दाब कोशिका अरक्तता, सीकल सेल एनीमिया। आधुनिक अध्ययन से यह ज्ञात किया गया है कि कई प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने हुए होते हैं। एमिनो एसिड होते हैं ना, एमिनो एसिड वो क्या बनाते हैं बच्चों? एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं हमारे पेप्टाइड। क्या बनाते हैं? पेप्टाइड। क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड। ठीक है। और पेप्टाइड मिलकर क्या बना देते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या बना देते हैं? पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है? आधुनिक अध्ययन से यह ज्ञात किया गया है कि कई प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। अतः एक जीन किसी एंजाइम या प्रोटीन के पूर्ण अणु का संश्लेषण न करके केवल किसका करता है? एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को नियंत्रित करता है तथा नए सिद्धांत एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अरे बिल्कुल सिंपल है, समझो आप। देखो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बना होता है पॉलीपेप्टाइडों से। अब ये क्या बोल रहा है कि किसी प्रोटीन के सभी पॉलीपेप्टाइड है ना, वो जरूरी नहीं हो कि वो एक जैसे ही हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। और क्या बताया गया है? और यह बताया गया है कि एक जीन क्या करता है? जीन ही तो लक्षणों को नियंत्रित कर रहा है, पदार्थों का संश्लेषण करवा रहा है, क्योंकि कौन सा एंजाइम बनाना है, कौन सा हार्मोन बनाना है, कब क्या होना है, ये सब की सब इंफॉर्मेशन किस में फीड रहती है? हमारे जीनों में ही तो फीड रहती है बच्चों। ठीक है। तो क्या बताया गया है यहाँ पर ऐसे बोला गया है कि जो प्रोटीन है वो
एक ही प्रकार की पॉलीपेप्टाइड से नहीं बना हुआ होता है, बल्कि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से भी बना हुआ हो सकता है। और जो एक जीन होता है ना, वो पूरे के पूरे प्रोटीन के अणु का सिंथेसिस नहीं कर सकता, संश्लेषण नहीं कर सकता है, बल्कि एक जीन केवल और केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या चेन का संश्लेषण करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब अगर माना कि किसी प्रोटीन में 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, तो वहां पर कितने टाइप के जीन हेल्प करेंगे सिंथेसिस में? 4 टाइप के जीन हेल्प करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड सिद्धांत को निग्रह जाति के मनुष्यों में होने वाले सिकल सेल एनीमिया, दाब कोशिका अरक्तता नामक रोग द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्लों के अणुओं के विन्यास में भिन्नता इस रोग का आणविक कारण है। इस रोग का मोलिक्यूलर फैक्टर क्या है? मोलिक्यूलर फैक्टर क्या है? जो एमिनो अम्ल है उसके अणुओं का जो विन्यास है, जो ओरिएंटेशन है, उसके अंदर क्या हो जाना? चेंज हो जाना, उसमें क्या उत्पन्न हो जाना? भिन्नता उत्पन्न हो जाना। हीमोग्लोबिन बना हुआ है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से, और पॉलीपेप्टाइड किससे मिलकर बनी हुई है बच्चों? पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड के मिलने से ही तो बनती है। एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड मिलकर बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मिलकर प्रोटीन का अणु बना देते हैं। तो हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्लों के अणुओं के विन्यास में भिन्नता इस रोग का आणविक कारण है। शिरा रुधिर के अंदर, जो वेन्स के अंदर जो ब्लड पाया जाता है, उनमें आरबीसी की जो शेप है, जो आकृति है, उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ऑक्सीजन की सांद्रता में न्यूनता के कारण लाल रुधिर कणिकाएं अपनी सामान्य आकृति में परिवर्तन करके सिकल शेप्ड हो जाती है, दराती के समान हो जाती है, जो चारा काटने की नहीं होती है। देखो इधर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ऊपर 4 के नीचे देखिए, ये चारा काटने की आपने देखी दराती होती है, ऐसी होती है ना चारा काटने की, ऐसी। ठीक है, तो ऐसा शेप हो जाता है इसका। कैसा हो जाता है? दराती के शेप का हो जाता है। दराती ऐसी होती है ना, देखो ऐसी चारा काटने की, ऐसी। तो ऐसा शेप हो जाता है, जबकि आरबीसी का शेप तो ऐसा होता है, ऐसा। लेकिन कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है सिकल सेल एनीमिया रोग के अंदर। ठीक है, तो अपनी आरबीसी के जो सामान्य आकृति है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसका शेप किसके जैसा हो जाता है? दराती के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है? दराती के समान, या जो चारा काटने की जो सीकल है, दांतली जो है, उसके समान हो जाता है। इसके कारण हीमोलाइटिक अरक्तता या हीमोलाइटिक एनीमिया उत्पन्न हो जाता है, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं विच्छिन्न हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस रोग का प्रमुख कारण हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्लों के अणुओं के विन्यास में अंतर होना है। अरे भाई बच्चों सुनो, सही एमिनो अम्ल मिलेंगे तो सही पेप्टाइड बनेगा, और सही पेप्टाइड बनेगा तो सही पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, सही पॉलीपेप्टाइड बनेंगे तो प्रोटीन भी तो सही बनेगा। अब बच्चों आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है वो भी तो प्रोटीन ही है, और वो प्रोटीन कब बनेगा? जब सही एमिनो अम्ल जुड़ेंगे हैं। अब क्या हो जाए? जीन चेंज हो जाए, एमिनो अम्लों को बनाने वाला या जोड़ने वाला जीन ही बदल जाए। ठीक है, और जीन के अंदर कुछ विकृति हो जाए तो एमिनो अम्ल गलत कोड हो जाएंगे, गलत एमिनो एसिड कोड हो जाएंगे, तो गलत पॉलीपेप्टाइड बनने से क्या करेगा? पूरी की पूरी जो हीमोग्लोबिन है उसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, एरर हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का जटिल प्रोटीन है जिसका आणविक भार कितना होता है? 64,000 होता है, 64,000 होता है, तथा इसमें लगभग 600 एमिनो एसिड होते हैं। 600 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, ये एमिनो अम्ल हीमोग्लोबिन में 4 प्रकार की श्रृंखलाओं में व्यवस्थित रहते हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है, और इन चारों पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर लगभग 600 एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं। ठीक है, और जो ये 4 प्रकार की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें से 2 चेन या 2 श्रृंखलाओं को कहते हैं अल्फा चेन, और 2 श्रृंखलाओं को कहते हैं बीटा चेन। ठीक है,
जो दराती सदस्य हीमोग्लोबिन है या जो सीकल सेप्ड हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में उपस्थित 7वें नंबर के पॉलीपेप्टाइड में क्या हो रहा है, वेलिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या बता रहा है यहां पर, दराती सदस्य हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑफ सीकल सेप्ड, ठीक है, सीकल सेप्ड हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में उपस्थित 7वें नंबर का जो पॉलीपेप्टाइड जो है ना, उसमें वेलिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। लेकिन जो सामान्य जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है ना बच्चों, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें इसके स्थान पर ग्लूटेमिन, उसमें इसके स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल यानी कि ग्लूटेमिक एसिड पाया जाता है। क्या बताया गया है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया, आप तो सिर्फ इतना दिमाग में फिट कर लो अपने कि जो हीमोग्लोबिन होता है 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है, और उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण 600 प्रकार के एमिनो एसिड करते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया है यहाँ पर, यह बताया गया है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें 7वें नंबर की जो पेप्टाइड है उसके अंदर पाया जाता है ग्लूटेमिक अम्ल। लेकिन जो दराती सदस्य जो हीमोग्लोबिन है, जो सीकल सेप्ड हीमोग्लोबिन है, या जिसमें ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें एरर हो चुकी है, उसमें 7वें नंबर की 7th नंबर की पॉलीपेप्टाइड के अंदर ग्लूटेमिक एसिड के स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है। ठीक है, और क्या है, अब एमिनो एसिड ही चेंज हो गया, आना था ग्लूटेमिक एसिड, आ गया वेलिन। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल के विन्यास में अंतर डीएनए अणु के छठे त्रिक 6 ट्रिपलेट में क्षार युग्मों के अंतर द्वारा नियंत्रित होता है। अतः दाब कोशिका अरक्तता रोग कुल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की 2 बीटा श्रृंखलाओं में केवल एक जीन के उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि एक जीन प्रोटीन के पूरे अणु का संश्लेषण न करके केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सभी मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिक असंगतियों या हेरेडिटी एनोमलीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।